यह वक्त कभी ठहरता क्यों नहीं? यह एक पहेली मेरी समझ में आती नहीं। किसी के जागने ना जागने से ना दिन ठहरता है ना रात, पर पता नहीं क्यों हर इंसान के भीतर अमर बेल की तरह एक लालसा पनपती रहती है कि काश वह समय को अपने मुट्ठी में जकड़ लेता। जमुना जी इस बात को स्वीकार तो करती हैं, पर बावजूद इसके मन को नहीं समझा पाती। एकांत में उसके भीतर सोई इच्छा हमेशा फन उठाकर उसे डसने की कोशिश करती रहती है, पर वह है कि उस नामुमकिन में भी मुमकिन की कल्पना करके सुख की तलाश कर लेती है। उसे लगता है जैसे वह समय सीमा से परे है और उसका इकलौता बेटा और दोनों बेटियां विवाहित होने के बाद भी उसके आंचल की छवि के नीचे दुबके बैठे हैं, और वह कभी उन्हें दुलरा रही है तो कभी डांट रही है, और वक्त पड़ने पर उनकी गलतियों को छुपाने के लिए मोर्चा भी संभाल रही है। यह एहसास उसके पास तब तक सिमटा रहता है जब तक उसे पता नहीं लगता कि उसका आंचल पूरी तरह गीला है और उसे सुखाने के लिए आसपास कोई नहीं है। इस समय भी यही एहसास उसे टीस रहा है। रात आधी से अधिक बीत चुकी है, पर उसकी आंखों में नींद का एक नन्हा सा कतरा भी नहीं। बित्ते भर आंगन के ऊपर लंबा चौड़ा आसमान पसरा था और उसके चंदोबे में टंगे थे ढेर सारे लगदग करते तारे और चांद। वह तो कब से बादलों की ओट लेकर लुका छिपी का खेल खेल रहा था। पोते अथर्व को चांद का यह खेल बहुत पसंद है। जब कभी भी वह छत पर उसके साथ लेटता है, चांद को अपनी तोतली आवाज में पुकारता है, चांद के साथ खेलने के लिए मचलता है और फिर किशन कन्हैया की तरह ही उससे जिद करता है कि वह चांद को लाकर उसे खेलने के लिए दे दें। जमुना जी उसे बहलाने के लिए खुद भी चांद को पुकारती हैं, उसे नीचे आने का आदेश देती हैं, और फिर जब इत्तेफाकन चांद बादलों की ओट में जाता है तो अथर्व के मुंह में दूध की बोतल लगा कर कहती हैं, चलो जल्दी से दूध पी लो। चंदा अभी अपनी खूब लंबी सीढ़ी से उतरकर नीचे आ रहा है, जल्दी से दूध पी लो, नहीं तो वह दोबारा अपनी छत पर वापस चला जाएगा। सहसा जमुना जी चिहुक पड़ी। उसका पूरा आंचल गीला था और आसपास सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह कमरे से निकलकर आंगन में आ गई और वही पड़ी छोटी सी चारपाई पर निढाल सी गिर गई। उस छोटे से आंगन से सटे दो कमरे थे। एक में अथर्व के दादा सो रहे थे तो दूसरे में बहू बेटे अथर्व के साथ। वैसे ज़्यादातर अथर्व उसी के पास सोता था, पर इधर एक हफ्ते से उसकी खराब तबीयत की बात कहकर बहू पारुल उसे अपने पास ही सुला रही थी। यहाँ तक कि दिन में भी वह तरस गई थी अथर्व को खिलाने के लिए। भीतर कमरे से अथर्व के रोने की आवाज़ आई तो वह बेचैन हो उठी। पता नहीं सच में उसकी तबीयत खराब थी या वह उनके लिए हुड़क रहा था। पारुल उसे सुलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर वह था कि रोए ही चला जा रहा था। बहुत देर तक उन्होंने अपने को जब्त किया, पर जब रहा नहीं गया तो उठकर बंद दरवाजे के पास आ गई। पारुल, ए पारुल बहू, अथर्व को मुझे दे दूँ, मैं सुला दूंगी। भीतर से अथर्व के रोने के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने दरवाज़ा भड़बड़ा दिया। बहुत देर से रो रहा है बच्चा, देखूं कहीं पेट में दर्द वर्द तो नहीं है। इस बार बेटे की तेज आवाज़ उनके कलेजी को चीर गई। माँ, आधी रात तक खुद तो जागती रहती हो, दूसरों की नींद भी खराब कर देती हो। एक तो अथर्व की आदत बिगाड़ दी, दूसरे उसे हम लोगों के पास रहने भी नहीं देती। अरे बच्चा है, रात बिरात तो रोएगा ही, और अगर पेट में दर्द होगा तो तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह हम लोग समझ लेंगे। सहसा उन्हें लगा जैसे उनके पैर जमीन से जम गए हैं और आवाज़ गले में घुट रही है। उन्होंने अपने को संभालने की बहुत कोशिश की, पर अचानक अथर्व के दादा की दहाड़ सुनकर बिखर गए। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतनी बेहयाई ठीक नहीं, पर तुम हो कि खा लिया जूता। चलो चलकर खुद भी सो और मुझे भी सोने दो। अथर्व के दादा लगभग उन्हें घसीटते हुए कमरे में ले गए
और चारपाई पर हल्का सा धकेल दिया। कपड़े की किसी बेजान गुड़िया सी वह चारपाई पर ढुलक गई और फिर आंसुओं की निशब्द धार जो एक बार गालों की ढलान से होकर छाती पर उतरी, वह तभी थमी जब भीतर का सोता लगभग सूख सा गया। उन्होंने एक बार बड़ी हसरत से अथर्व के दादा की ओर देखा, पर वह तो हमेशा की तरह सन्नाटा था और वे पूरी तरह नींद के आगोश में थे। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, कोई किसी के दर्द से इतना तटस्थ कैसे रह सकता है। अथर्व के दादा जानते थे कि वह अथर्व के बिना नहीं रह सकती, फिर भी पारुल बहू उनसे डरती है या उनका लिहाज करती है, यह वो नहीं जानती, पर इतना पता है कि अगर वे एक बार कह दें तो वह मना नहीं करेगी। पर वे क्यों कहने लगे? उन्होंने तो कभी अपने बच्चों को नहीं दुलराया, तो पोते के लिए भला क्यों समझेंगी उसका दर्द? उनकी अपनी जिंदगी खुद एक मशीन की तरह रही, एक ऐसी मशीन जो रुपया उगलते उगलते खुद एक खुरदुरा कागज बनकर रह गई। कागज में जिस तरह शब्दों का स्पर्श ना हो वह कोस ही रहता है, ना कोई अर्थ ना महत्व। एक नामी कंपनी में जनरल मैनेजर का पद, मोटी तनख्वाह, पर काम का बोझ इतना कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं। ऑफिस के काम से महीने के 25 दिन कभी इस शहर तो कभी उस शहर, बाकी बचे दिन थकान उतारने में ही निकल जाते। वक्त बीत रहा था और साथ ही सबके मन रीत रहे थे, पर उन्हें यह सब जानने की फुर्सत नहीं थी। ऑफिस से मिली अपनी आलीशान कोठी के स्टडी रूम में किताब के पन्ने पलटते पलटते वे खुद एक किताब बनकर रह गए थे। जमुना जी कभी अपना दुख दर्द उन पन्नों पर दर्ज करने की कोशिश करती तो पन्ने फड़फड़ाकर बंद हो जाते और वह पल भर हतप्रभ रहने के बाद घर के खिड़की दरवाजों को बंद करने में जुट जाती। वो नहीं चाहती थी कि कोई बाहर का उसके भीतर झांके। पैसों की कोई कमी नहीं थी, सो उन्होंने तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। दोनों बेटियों को इंजीनियर बनाया और दोनों ने अपने पसंद के लड़कों से शादी करके अपना घर बसा लिया। एक ने अमेरिका में तो दूसरे ने ब्रिटेन में। ज़्यादा पढ़ी ना होने के बावजूद उनके पास दुनियादारी की अच्छी समझ थी। बेटियों ने गलत राह नहीं पकड़ी थी, जो भी किया अपने पापा की रजामंदी से, और उन्होंने भी अपनी रजामंदी ही दी, यह जानते हुए भी कि बेटियां उनसे बहुत दूर चली जाएंगी। वह कर ही क्या सकती थीं? विरोध उसे उनसे और दूर कर देगा, वह यह अच्छी तरह समझती थी। जिन पौधों को माँ बड़े प्यार और जतन से सींचती है, उसका फल कोई अनजान पूरे अधिकार के साथ झटक ले जाता है। दुनिया का यही दस्तूर है। उसके लिए यह क्या कम है कि हफ्ते 2 हफ्ते में बेटियां फ़ोन करके उनका हालचाल लेती रहती हैं और 2 साल में एक बार सपरिवार घूम जाती हैं। दोनों बेटियों के इतने दूर चले जाने के कारण वह भीतर से इतनी टूट गई थी कि एकांत में उसने ईश्वर के सामने रो रो कर विनती की कि उसके सबसे छोटे और इकलौते बेटे राजीव को उससे दूर ना जाने दें। ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली और बेटा राजीव डॉक्टरी की पढ़ाई की ओर झुक गया। अब वह फिर से अपने को भरी पूरी महसूस करने लगी और उस दिन तो भीतर तक जैसे लबालब भर गई जिस दिन उनके घर बैंड बजा। दोनों बेटियां सपरिवार घर आई और राजीव के पापा भी रिटायर होकर घर के हो गए। राजीव ने जब डॉक्टर पारुल से शादी करने की बात कही थी तो दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाये थे। अभी तक पूरी बिरादरी में किसी की बहू डॉक्टर नहीं थी उनकी। खूब धूमधाम से राजीव की शादी हुई, रुपया पानी की तरह बहाया। अब किस बात की चिंता, किसके लिए जोड़ना? बेटा बहू दोनों डॉक्टर, रुपयों की कमी होगी क्या? शादी के चंद दिनों बाद ही दोनों बेटियां अपने आसियाने लौट गईं और बेटा बहू अस्पताल के अपनी जॉब पर। रात के 11 बजे तक घर खाली हो जाता, पर सारा दिन काम और इंतज़ार के बीच उन्हें लगता कि घर कितना भरा भरा है, और साथ ही वो भी। इस भरे एहसास के बीच ही एक दिन उन्होंने राजीव के पापा के सामने अपने मन की बात रख दी। सुनिए, आपकी पेंशन से तो घर चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी प्रोविडेंट फंड
और LIC का जो रुपया मिला है उससे कहीं पास में ही इन दोनों के लिए अपना अस्पताल बनवा दिया जाए। ये दोनों इस तरह नौकरी करते हुए खटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप देखते तो हैं कि सुबह 9 बजे के गए गए रात के 11 बजे तक लौटते हैं, जिस पर टाइम बे टाइम बुलावा सो अलग। दोनों का ना ठीक से खाना ना पीना। अपना अस्पताल होगा तो कम से कम अपने अंडर में 8-10 डॉक्टर रख कर खुद भी आराम से रहेंगे और आप भी वहीं बैठ जाया कीजिएगा, समय भी कट जाएगा और ऑफिस भी संभाल लीजिएगा। अपनी बात कह कर वो खुद हंसी, पर राजीव के पापा थोड़ा गंभीर हो गए। तुम्हारी बात सही है, पर अस्पताल बनाना क्या इतना आसान है? सारी जमा पूंजी निकल जाएगी। अभी आधी जिंदगी बाकी है। खाना पीना हारी बीमारी तो है ही, साथ ही कितने ज़रूरी खर्चे भी, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली वगैरह के बिल, सभी खर्चे इसी जमा पूंजी से तो करता हूँ। अगर सब बचत खर्च कर दी तो इनका क्या होगा? चिंता क्यों करते हैं? बेटा है तो नैया पार लगाने को। हमने इतना किया है तो क्या वह थोड़ा भी नहीं करेगा? हारी बीमारी की तो चिंता ही नहीं, बीमार पड़े तो बेटे के अस्पताल में भर्ती। वह एक बार फिर ठठाकर हंस पड़ी, लेकिन उन्हें लगा जैसे जीवन में उन्मुक्त होकर वह पहली बार हंसी है। पर फिर भी अच्छा, सोचने का थोड़ा वक्त दो। पर उन्हें सोचने का अधिक वक्त नहीं मिला। पता लगते ही माँ के साथ बेटा भी इस कदर उनके पीछे पड़ गया कि प्लॉट लेकर उन्हें अस्पताल बनवाने की शुरुआत करनी ही पड़ी। घर के पास कोई प्लॉट खाली नहीं था, इसीलिए मन मार कर 20 किलोमीटर दूर ही प्लॉट खरीदना पड़ा। आगे चलकर जब बेटे के पास गाड़ी हो जाएगी तो यह दूरी भी नामात्र की रह जाएगी। सहसा वे चिहुक पड़ी। पास के मंदिर का शंख बज रहा था। सुबह के 4 बज गए थे और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन अथर्व सो गया था, पर उसके सोने के बाद भी वे सारी रात जागती रही थी। उनकी आंख एक पल के लिए भी नहीं झपकी। झटके से वे पलंग पर बैठ गई। उन्होंने अथर्व के दादा की ओर देखा, फिर अपने हाथों को देखकर मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। रोज उनका यही नियम था। मंदिर का शंख बजते ही उठ जाती थी, फिर नित्य क्रिया से खाली होकर स्नान, ध्यान, पूजा और रसोई। जिंदगी के ये महत्वपूर्ण पल होते हैं उनके लिए, पर इधर उनके भीतर भी यह पल जैसे सिमट गया था। नहा धोकर वे अपनी और अथर्व के दादा की चाय प्याली में निकाल लेती, बाकी केतली में छोड़कर कमरे में आ जाती। अथर्व के दादा ने इस परिवर्तन को लक्ष्य किया था, पर बोले कुछ नहीं थे वे। भीतर जो कुछ रीत रहा था उससे वो अनजान नहीं थी। लगभग 6 महीने होने को आ रहा है। अस्पताल लगभग तैयार है, बस शुभारंभ होने की देरी है। पारुल और राजीव तो रोज अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और अथर्व के दादा मजदूर मिस्त्री से काम करवाने। पूरा पैसा उन्हीं का था, पर प्लॉट उन्होंने राजीव के नाम खरीदा था, यह सोच कर कि उनके न रहने पर कोई झंझट ना हो या दोनों दामाद किसी प्रकार की दावेदारी ना करें। सारी जिंदगी उन्होंने बहुत कुछ देखा था, रिश्तों को दूर होते हुए, बिखरते हुए। इसी से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, पर वे जिंदगी बस उनके अपने परिवार तक सीमित थी। दूर के रिश्ते दुनियादारी के चलते कब के बिखर गए थे, पर अब अपने छोटे से परिवार को वे पूरी तरह समेट के रखना चाहती थीं। इसी से उनसे जो बन पड़ता था वे करती थीं, धन से, मन से और बूढ़े तन से भी। पर इधर अस्पताल के तैयार होते ही उन्हें लगा जैसे उनकी हथेली छोटी पड़ गई हो। वे नन्हे से अथर्व तक को समेट नहीं पाए। 1 हफ्ते से अस्पताल के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। इस दिन के लिए उन्होंने क्या क्या सोचा था, पर और कुछ मिलना तो दूर, अथर्व भी उनके हाथों से फिसल गया। बहू पारुल ने बड़ी नम्रता से उनसे कहा, माँ जी, आप बुरा ना मानिएगा। जब तक नौकरी थी हम लोग शाम को लौटकर यहीं आते थे, पर अब रोका रोका इतनी दूर से आना तो संभव होगा तो नहीं ना। अथर्व को आपकी इतनी आदत रहेगी तो वह हुड़क जाएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले हम लोग उसे पूरी तरह परचा लें।
पर बहू, वह हम लोग से अलग क्यों होगा? मानती हूँ अस्पताल बहुत दूर है और रोज रोज न तुम लोग का आना ठीक रहेगा और न हम लोगों का, लेकिन वह तुम्हारे बाबूजी ने अलग से 4-5 कमरे बनवा दिए हैं ना, उसी में हम दोनों रहकर अथर्व की देखभाल कर लेंगे। पर माँ जी, उसे तो राजीव स्टाफ क्वार्टर बना रहे हैं। कंपाउंडर, नर्स, सफाई कर्मचारी रात दिन वही रहेंगे, तो अस्पताल में हर काम की सही देखभाल होती रहेगी। और आप सोचिए इस मकान का क्या होगा। हाँ, वे पल भर को सोच में पड़ गई, फिर तुरंत ही उत्साहित होकर बोली, अरे इसे बेच देंगे। तुम लोगों के बिना क्या हमारा मन लगेगा? लगाना तो पड़ेगा माँ जी, वहाँ अस्पताल में आप लोगों को परेशानी होगी। मरीजों का दिन भर आना जाना, उनकी चीख पुकार, हमारी व्यस्तता, आप कहाँ इस पचड़े में पड़ रही हैं? राजीव भी कह रहे थे कि माँ बाबूजी का यही ठीक है, आखिर इतने वर्षों से यहाँ हैं, आदत भी तो यहीं की है ना। अरे हफ्ते 15 दिनों में हम लोग आते रहेंगे, फिर फ़ोन की सुविधा तो है ही। पर बेटा अथर्व, उनकी आवाज़ गले में भरा कर रह गई, आप उसकी फिक्र ना कीजिए, उसके लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर लिया है। कब? उन्हें लगा जैसे एक चटके हुए बांध की तरह उनकी आंखें फट गई हैं और बाहर कभी भी बाढ़ आ सकती है। उस सारा दिन और सारी रात वो रोती रही थी और उधर अथर्व उनके लिए हुड़कता रहा था। पारुल और राजीव रोज उसे लेकर अस्पताल निकल जाते उद्घाटन की तैयारी के लिए, और वे भूत की तरह उसे देखती रह जाती। उन्होंने जिद भी नहीं की, जानती थी कि रेत की तरह अब सारे सपने मुट्ठी में फिसल गए हैं और इन सब की जिम्मेदार वही है। अथर्व के दादा भी इसीलिए उनसे काफ़ी नाराज थे। अगर वे उन्हें ना समझाती, जिद ना करती तो यह दिन कभी ना देखना पड़ता। अथर्व को आवाज़ देते समय उनकी दहाड़ से ही उन्हें अनुमान हो गया था। राजीव ने शायद उन्हें भी यही तसल्ली दी है जो पारुल ने उन्हें दी थी, पर अब क्या हो सकता था? बेटे ने झटका दिया, पर वे तो माँ हैं, यह झटका क्या प्रसव पीड़ा से बड़ी है। तसल्ली की बस यही शब्द बचे थे उनके पास, पर वे भी सिर्फ अपने लिए, चाह कर भी वे इसे अथर्व के दादा के आगे नहीं परोस सकती। ज़्यादातर खामोश रहने वाले वे भीतर से कितने कठोर हैं, यह उनसे बेहतर कौन जानता है। जब तक सब शांत है तब तक ठीक है, अगर फटे तो ज्वालामुखी की तरह सब कुछ तहस नहस कर डालेंगे, यह वे अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए उद्घाटन वाले दिन जब वे नहीं गए तो राजीव और पारुल ने उन्हें बहुत मनाया, पर वे एक शब्द नहीं बोली। जानती थी कि बच्चों से वे भूल कर कुछ ना कहें, पर उनके बोलते ही बुरी तरह फट पड़ेंगे। उन्होंने भी तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया था। जीवन में न चाहते हुए भी बहुत कुछ बदल जाता है। आदमी सोचता क्या है और हो क्या जाता है। शायद दुनिया का यही दस्तूर है। सारे रिश्ते नाते स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं। स्वार्थ के टूटते ही रिश्ते भी टूटकर बिखर जाते हैं। उनके बेटे और बहू ने भी यही किया तो क्या अनोखा किया। एकांत में ये शब्द तसल्ली के लिए काफ़ी थे भी और नहीं भी, पर अस्पताल में पूरी तरह शिफ्ट होकर जाते हुए राजीव और पारुल ने उनका पैर छूते हुए भी तो कहा था, माँ बाबूजी एक बार आकर अस्पताल तो देख लेते। वहाँ का रख रखाव, डॉक्टर, नर्स और तसल्ली के लिए अथर्व की नौकरानी भी। अथर्व के दादा कुछ नहीं बोले थे, बस चुपचाप दीवार की ओर मुँह किए किताब के पन्नों पर आंखें गड़ाए बैठे रहे थे। पर वे हौले से हंसी थी। देख लूँगी बेटा, जल्दी क्या है। आखिर मरते समय हम दोनों खाली झोली लेकर किस अस्पताल में जाएंगे? मुफ्त में इलाज तो मेरा बेटा ही करेगा ना। बिना कुछ और बोले दोनों चले गए थे और वे उसी तरह मूर्तिवत बैठी रह गई थी, ना दुखी हुई ना रोई, बस सुनी आंखों से पति की पीठ देखती रही। जानती थी और खूब जानती थी कि ऊपर से कठोर दिखने वाला यह आदमी इस वक्त भले ही पूरी तटस्थता से किताब पढ़ने का बहाना बना रहा है, पर उन्होंने आज हल्के से भी उन्हें स्पर्श किया या तसल्ली देने की कोशिश की तो उनके भीतर सहसा ही बर्फ सा जम गया दर्द कतरा कतरा बनकर आंखों के रास्ते टपक जाएगा और तब वे
खुद को भी बहने से बचा नहीं पाएंगी। अब हमने तो अपने बेटे बहू के लिए इतना कुछ कर दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमने तो सोचा था सब मिलजुल कर साथ रहेंगे, लेकिन शायद बेटे बहू को हमारा साथ नहीं चाहिए। ठीक है, जब तुम लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं तो हम लोग भी क्यों गिड़गिड़ाएं? रह लेंगे साथ हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ। पैसों की कोई कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि बहू हमारी खुद ही पैसे भिजवा देगी। आजकल के बेटे बहू माता पिता से रिश्ते निभाते तो हैं, लेकिन दूर से ही। आज नया फैशन निकल गया है धोखा देने का। कोई माता पिता पैसों, घर, जमीन, दौलत, जेवर आदि से धोखा खा रहे हैं, तो कोई माता पिता विश्वास में धोखा खा रहे हैं। खैर, यहाँ खून तो हमारे विश्वास का भी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दूर से रिश्ता निभाओगे तो हम भी इस दूरी को दूरी ही बनाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अरे अब क्या होगा? अरे आज तो कम से कम नीतू से यह उम्मीद नहीं थी। फ़ोन रख कर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार बहू रूपा मेरे माथे पर बल देकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फ़ोन था? अरे नीतू नहीं आएगी। ओह, यह भी ना ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? हाँ, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़ी होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर लूँगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। नीतू ही खाना बनाती है। मेरे पति राकेश और बेटा रजत तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स रजत और रूपा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। रजत के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे रूपा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस रूपा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है? सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों को महत्व क्यों नहीं समझती? बेटे ने डिग्रियां ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए? खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। रूपा को देर हो रही थी, वह निकल गई। मैं किचन में कुछ बना भी लूँगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूँगी? इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर रूपा का मैसेज आया। आप चिंता ना करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड कुसुम आई थी। मैंने उससे कहा, कुसुम आज ज़रा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। कुसुम हमारी 10 साल पुरानी मेड हैं। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह ही होती है। बोली, वाह, खाना बन गया क्या? नहीं रे,
नीतू ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, रूपा बहू ने सब ऑर्डर कर दिया है। कुसुम ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। कुसुम ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती है। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। कुसुम अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। रूपा जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भाग दौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज़ में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बोतल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बोतल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हुई। मैंने रूपा को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज़? मैंने कहा था, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, यह तो रजत को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज़ निकली थी यहाँ। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। राकेश को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। ज़रूर रूपा ने ही ऑर्डर की थी। राकेश हंस पड़े थे। यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर नीतू ना आए तो रूपा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज़ सब घर का बना ही तो खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज रूपा को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ, तो फिर रूपा सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती हैं। कुसुम काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। मेरी सहेली अर्चना, काव्या, मानसी और रेखा तय समय पर आ गई। बहू रूपा के आने के बाद हम पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद काव्या ने पूछा, गायत्री कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा। बेटी की कमी पूरी कर दी रूपा ने। बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। मानसी ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे, नीतू नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। अरे तकलीफ़ कैसी, घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें रूपा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पाँचों में बस मानसी को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान ना भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती थी। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। मानसी ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। तब काव्या ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला। गरम गरम पम्पकिन सूप भी था। रूपा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। रूपा ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। रजत उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ रूपा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर अर्चना ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहुरानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ़ उठाया।
आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही। उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो मानसी ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है। हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। काव्या ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर जा जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने रूपा को फ़ोन किया। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। गुड। अब आप रेस्ट करना और हाँ, शाम को भी नीतू नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है। काफ़ी खाना रखा है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेट कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान रूपा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियाँ घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती। घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं। इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं है कि रूपा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी सर्दी बर्दाश्त, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटे की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। रूपा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी थीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।